डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की, यानी जो हमारा एमए फाइनल का पेपर है एडवांस इंडियन इकोनॉमी। इसके सेक्शन सी में टॉपिक है सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी आर्थिक नीति का दूसरा चरण या दूसरे चरण के आर्थिक सुधार। जैसा मैंने पहले लेक्चर्स में भी कहा कि हमारे देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1980 के दशक से मानी जाती है, लेकिन जो व्यापक आर्थिक सुधार शुरू किए गए वो 1991 में शुरू किए गए और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो भी हम पढ़ चुके हैं। 1991 के बाद देश में नई आर्थिक नीतियों को लेकर के जो सरकार की तरफ से पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाए गए, उनको लागू किया गया, उसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं, जिसको एलपीजी नाम दिया गया था, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आज हम बात कर रहे हैं आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण में कौन कौन सी सुधारों पर बात की गई, जिसमें पहला है राजकोषीय नीति सुधार यानी फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स, यानी राजकोषीय नीति से संबंधित कुछ सुधार हुए। कुछ मौद्रिक नीति संबंधी मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए और कुछ विदेश नीति से संबंधित सुधारों का भी आगाज किया गया और इसके साथ ही जो रहे से कुछ औद्योगिक नीति संबंधी सुधार थे उनको भी अमल में लाया गया। भारत में दूसरी स्थिति के आर्थिक सुधारों के मुख्य क्षेत्र में पहला जो हमने अभी चर्चा करी वो है राजकोषीय नीति सुधार, यानी भारत ने राजकोषीय घाटे को वर्ष 1990-91 में कुल घरेलू उत्पाद को 8.4% से घटाकर वर्ष 1996-97 में 5% तथा 2002-03 में 5.3% तक लाने के लिए विभिन्न राजकोषीय उपाय सरकार ने किए और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने व्यय पर यानी खर्चों पर विभिन्न नियंत्रण लगाए और अपने कर और गैर कर राजस्व को बढ़ाने के लिए अनेक तरह के उपायों की घोषणा की। इसके तहत सरकार ने केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों द्वारा राजकोषीय नियंत्रण लागू करना, वित्तीय रियायतों को कम करना, वित्तीय नियंत्रण करना, वित्तीय अनुशासन करना, गैर जरूरी खर्चों पर नियंत्रण करना और व्यय को और अधिक सुचारू कैसे बनाया जाए, इसके लिए सरकार ने विशेष रूप से प्रयास किए और उन प्रयासों के तहत सरकार का राजकोषीय घाटा केंद्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर भी कम हुआ और इससे देश के आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने में व्यापक मदद मिली। इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र था आर्थिक सुधारों का वो था मौद्रिक नीति संबंधी सुधार, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स, यानी सरकार ने न केवल राजकोषीय यानी सरकार ने खर्चों और आय दोनों को और अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए प्रयास किए, बल्कि राजकोषीय स्तर पर भी प्रयास किए, साथ ही मौद्रिक नीति स्तर पर भी प्रयास किए और इन प्रयासों के तहत ये किया गया कि सरकार रिजर्व बैंक के मार्फत इस तरह के उपाय करे ताकि देश में स्फीतिकारी स्थिति यानी मौद्रिक स्फीतिकारी स्थिति उत्पन्न ना हो, भुगतान संतुलन की स्थिति संतोषजनक बनी रहे और सरकार विदेशी व्यापार के क्षेत्र में और अधिक विदेशी मुद्रा कैसे कमाए, इसके लिए एक व्यवहारिक और सुचारू तंत्र कैसे विकसित करे। बाजार में पैसा लोगों के हाथों में कैसे पहुंचे या बाजार में और अधिक तरलता कैसे आए, इसके लिए सरकार ने ब्याज की दरों में सुधार संबंधी प्रयास किए। इसके तहत न केवल औद्योगिक क्षेत्र को बल्कि आवासीय ऋणों, शैक्षिक ऋणों, औद्योगिक ऋणों से संबंधी नीतियों में भी सुधार किया और इस सुधार के तहत देश में मौद्रिक स्थायित्व लाने में मदद मिली और उस मौद्रिक स्थायित्व से सरकार को मॉनेटरी पॉलिसी यानी जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है, उसको कम करने में या
निचले स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली, जिससे आम व्यक्ति का जीवन और अधिक सुगम बन पाया। तीसरा जो बड़ा क्षेत्र था जिसमें सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए वो था एक्सटर्नल पॉलिसी रिफॉर्म्स, यानी विदेश नीति में सुधार। भारत सरकार ने स्थिरीकरण एवं आयात रियायतों संबंधी उपाय भी प्रारंभ किए। सरकार ने जो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में चर्चा करी कि सरकार ने आर्थिक सुधारों के तहत दो तरह की अप्रोच काम में ली थी। पहली अप्रोच थी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यानी नीतियों में जो आधारभूत सुधार हैं उनको अमल में लाना, और दूसरा स्टेबलाइजेशन मेजर्स, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स के तहत सरकार ने इन उपायों को लागू किया। और इन उपायों के तहत भुगतानों के संतुलन में चालू खाते के घाटे को वर्ष 1990-91 में कुल घरेलू उत्पाद के 2.1% तक घटाया जा सका। साथ ही इसे और अधिक आने वाले वर्षों में कम कैसे किया जाए, इसके लिए सरकार ने लगातार विदेश नीति संबंधी, यानी विदेशों के साथ व्यापार संबंधी नीतियां, विदेशों के साथ स्ट्रैटेजिकल नीतियों में व्यापक परिवर्तन दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों के तहत किए। इसके बाद एक बड़ा जो क्षेत्र है जिसमें आर्थिक सुधार किए गए वो था औद्योगिक नीति संबंधी सुधार, यानी सरकार ने देश में उद्योगों का जाल बिछाने के लिए पहले ही व्यापक लाइसेंसिंग नीति लेकर के आई थी, व्यापक आर्थिक सुधार किए थे, व्यापक औद्योगिक नीति संबंधी सुधार किए थे। और इन्हीं सुधारों के तहत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति, नई लाइसेंस नीति प्रारंभ की थी, जिसकी चर्चा हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। इस नीति में जो दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों के तहत कुछ परिवर्तन किए गए, उनमें मुख्य रूप से 18 उद्योगों को छोड़ करके सभी औद्योगिक लाइसेंस योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। ये सिर्फ 18 उद्योग ऐसे थे जिनका देश की सुरक्षा या पर्यावरण से संबंधित जिनका संबंध था, बाकी सरकार ने लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी थी। इसके बाद दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों को आरक्षण रहित करके 17 में से 8 उद्योग ही सरकार ने घोषित किए जिनमें किसी तरह का आरक्षण नहीं रहेगा। कारण क्या है कि आरक्षण से निजी क्षेत्र को निवेश करने में आसानी रहती है, निजी क्षेत्र को निमंत्रित करके, आमंत्रित करके उसे और अधिक विकास की प्रक्रिया में भागीदार कैसे बनाया जाए, इसके लिए सरकार ने इन उद्योगों में आरक्षण को खत्म किया। साथ ही एमआरटीपी कंपनियों के निवेश निर्णयों की पूर्ण जांच प्रणाली का एक तरह से विलोपन कर दिया, यानी इनकी जांच सरकार ने जो समय समय पर की जाती थी उसको बंद किया और सरकारी दखल को कम से कम किया, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो, इनको और अधिक लिबर्टी के साथ, स्वतंत्रता के साथ कार्य करने दिया जाए, इस आधार पर ये सब हुआ। इसके बाद सरकार ने इसी में और अधिक नीतियों में उदारवाद कैसे लेकर जाए, नीतियों को और अधिक सिंपल, सहज कैसे बनाया जाए ताकि वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों के रूप में सामने आ सकें और निजी क्षेत्र को और अधिक लुभा सकें। क्योंकि अकेला सार्वजनिक क्षेत्र के भरोसे सरकार विकास नहीं कर सकती, इसी को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र को और अधिक भागीदारी देने की बात इस दूसरे आर्थिक चरण के सुधारों में की गई। साथ ही देश में देशीकरण की गति को बढ़ाने के लिए पहले लागू किए गए जो निर्णय थे उनको भी धीरे धीरे समाप्त करके और नीतियों में और अधिक व्यवहारिकता लाने का प्रयास हुआ। साथ ही दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों में विदेश नीति संबंधी सुधारों की जहाँ तक बात है, उसमें जो नई औद्योगिक नीति 1991 में घोषित की थी सरकार ने, उसमें तकनीकी स्थानांतरण, विपणन विशेषज्ञता और आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों के लिए विदेशी निवेश को बढ़ाने की व्यवस्था की। और इस नई नीति के संदर्भ में 111 में से 34 प्राथमिकता वाले उद्योग सम्मिलित किए गए,
जिनमें 51% तक भागीदारी सीधे विदेशी निवेशकों के भरोसे छोड़ दी गई। इस तरह से विदेशी तकनीकी समझौते के प्रकरण में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए स्वचालित इजाजत उपलब्ध होगी। घरेलू बिक्री पर 5% और अधिक उसको व्यापक बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए, ताकि 5% अधिकार शुल्क भुगतान के मार्फत विदेशी बिक्री को अधिक सुगम बनाया जा सके। इसके लिए विश्व बाजार में भारतीय वस्तुओं में निर्यात के संवर्धन के लिए विदेशी व्यापारिक कंपनियों को अपनी विदेशी इक्विटी संपत्ति को निर्यात गतिविधियां बढ़ाने के लिए फिर एक बार 51% से अधिक निवेश की भागीदारी विदेशी निवेशकों को दी गई। इसी तरह इस नीति के तहत ये प्रयास किया गया कि मूल्यकरण नीति में कुछ सुधार किए जाए, अर्थात जो बजटीय वित्तीय सहायताओं को आरंभ करने के इरादे तथा अधिक लोचपूर्ण मूल्य संरचना के संवर्धन के लिए भारत सरकार ने विभिन्न वस्तुओं तथा आगतों जैसे उर्वरकों और पेट्रोलियम उत्पादकों के जो प्रतिबंधित मूल्य थे उनको और अधिक सरकार ने बढ़ा दिया। इससे न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बाजार शक्तियों के अनुसार मूल्य स्थापित करने की स्वतंत्रता मिली, बल्कि निजी क्षेत्र को भी और अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सकी। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों में सुधार के तहत दूसरे चरण में बड़ी मात्रा में अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बड़ी मात्रा में जो अनुभव किए गए उनको ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यशैली को सुधारने के लिए भी सरकार ने प्रयास किए। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत पहले से आरक्षित उद्योगों की संख्या 11 से घटाकर 8 कर दी गई। उन सार्वजनिक निवेशों पर पुनः विचार किया गया जो जिनकी अभी तक पहचान नहीं की गई थी या जिनकी अभी तक अवहेलना की जाती रही थी, क्योंकि सामाजिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना आर्थिक विकास, ताकि निजी क्षेत्र को सामाजिक विकास की भागीदारी में भी अधिक कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए सरकार ने नीति संबंधी सुधार किए। इसके साथ ही वे उद्यम जो बहुत अधिक लाभ कमा रहे थे, जिन्हें सही माना गया था अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, उनको MOU प्रणाली द्वारा उच्च स्तरीय प्रबंधकीय स्वायत्तता देने का भी सरकार ने प्रयास किया। और इस तरह से सार्वजनिक उद्यमों को बजटीय सहायता धीरे धीरे कम कर दी गई और बाजार में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये कहा गया कि निजी क्षेत्र की भागीदारी को और अधिक कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि सरकार की जो नीतियों के तहत जो सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण के पास पुनर्स्थापना अथवा पुनर्निर्माण हेतु सरकार ने और अधिक शक्तियां दी। इस BIFR बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यानी इस BIFR को और अधिक शक्तियां दी गई। कहने का तात्पर्य है कि सरकार ने इन उपरोक्त व्यापक सुधारों के अलावा कुछ उद्योगों को विशेष तरजीह देते हुए उनमें विनिवेश की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया, क्योंकि सरकार का प्रयास था कि विनिवेश से इन उद्योगों को और अधिक कार्यकुशल बनाया जा सकेगा। इसके तहत उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दी गई, उन्हें निजी क्षेत्र के हाथों सौंप दिया गया, ताकि वे एक बार पुनः नए सिरे से उठ खड़े हों और वे सरकार पर किसी तरह का आर्थिक बोझ ना बने, उनमें कार्यकुशलता बढ़े, उनमें कॉम्पिटिटिवनेस यानी प्रतिस्पर्धा की भावना आए और वे और अधिक निजी क्षेत्र की सहायता से देश के विकास में भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। इसके लिए प्रयास हुए। इन प्रयासों में सार्वजनिक क्षेत्र के सुधारों के लिए भी सरकार ने
योजनाओं की घोषणा की और इन दूसरे चरण के सुधारों में सरकार ने कार्यशैली को सुधारने या उनकी निष्पादन क्षमता को सुधारने, उनकी गुणवत्ता में सुधारने, इन सब को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। साथ ही सरकार ने जो नीति संबंधी भविष्य के जो सुधार थे उनको लेकर भी कई तरह की घोषणाएं इन दूसरे आर्थिक चरण के सुधारों में की गई। व्यापक आर्थिक नीति में सुधार की गुंजाइश को देखते हुए सरकार ने ये कहा कि देश में निजी क्षेत्र की भागीदारी को और अधिक बढ़ावा दिया जाए और इसके तहत सरकार ने धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ उद्योग के साथ साथ कृषि क्षेत्र और उर्वरक के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरह के व्यापक आर्थिक सुधार शुरू किए और उन्हीं का परिणाम है कि सरकार ने अब स्पष्ट किया कि देश में जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है। ये सब तभी संभव हो पाया है जब देश में व्यापक आर्थिक सुधारों के तहत निर्यातों को प्रोत्साहित किया गया और आयातों को हतोत्साहित किया गया और इसके साथ साथ देश में सामाजिक नीति में सुधार के तहत गांवों में सामाजिक आधारित संरचना को सुधारने के लिए पीने के पानी, हॉस्पिटल्स की सुविधा, गरीब वर्गों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजातियों के भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की और इन कार्यक्रमों के तहत सरकार ने बड़ी धनराशि रखी और उस धनराशि का उपयोग लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में काम में लिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों में न केवल आर्थिक नीतियों में ही बदलाव किया गया बल्कि व्यापारिक नीतियों में बदलाव हुआ। साथ ही इसके अलावा दूसरे जो सामाजिक क्षेत्र हैं और उनमें भी बदलाव करने का प्रयास किया और उसके तहत देश में आर्थिक विकास को और अधिक गति देना संभव हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे आर्थिक चरण के सुधार देश के पहले वाले सुधारों की अगली पीढ़ी के सुधार थे और इनके तहत देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बनाया जा सका, बड़ा आकार दिया जा सका। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत